पूरी दुनिया में कई वॉर फ्रंट ओपन हो गए हैं। युद्ध के जितने मैदान हैं, इसकी वजह से विश्व युद्ध की त्रासदी की दस्तक एक बार फिर से होने लगी है। सवाल बड़ा है, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध शुरू हो गया है, इसका नतीजा क्या होने वाला है? ईरान ने इजराइल के खिलाफ कितना विध्वंसक हमला किया, इजराइल ने बदला लेने के लिए कितना घातक प्लान बनाया है। पहली ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने इजराइल पर हवाई हमला कर दिया है। 200 ड्रोन और मिसाइलें दागी गई हैं। मिलिट्री बेस को बहुत नुकसान पहुंचा है। खबर है कि अमेरिका ने कई ड्रोन मार गिराए हैं। इजरायली आयरन डोम ने कई मिसाइलों को रोका, मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा है। एक बच्ची भी घायल हो गई है। कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ मेरे साथ में हैं। इन दोनों के पास में ही हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले अभी की एक और बड़ी खबर। ईरान ने बहुत क्लैरिटी के साथ में कई बातें कह दी हैं। ईरान ने कहा, सीरिया पर अटैक की इजराइल को हमने सजा दे दी है। ईरान ने, जानते हैं जंग का नाम क्या रखा है? ईरान ने इस जंग का नाम रखा है द ट्रू प्रॉमिस। और ईरान का कहना है, ट्रू प्रॉमिस अंत तक हम निभाएंगे। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने यह अटैक किया। ईरान ने 14 दिन के बाद किया बदले लेने वाला अटैक। IDF ने एक्टिवेट कर दिया है एरियल डिफेंस सिस्टम। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ और कर्नल JS सोढ़ी मेरे साथ में हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ, पहला सवाल आपसे है, पूरी दुनिया में वॉर के कई फ्रंट अब ओपन हो चुके हैं। एक फ्रंट है चाइना ताइवान का, एक फ्रंट है रशिया यूक्रेन का। इजराइल और हमास का वॉर फ्रंट पिछले कई महीनों से ओपन है, लेकिन अब इजराइल के लिए चुनौतियां कितनी बढ़ गई हैं? हमास का अटैक, हिजबुल्लाह का अटैक, ईरान का मिसाइल के जरिए इतना बड़ा हमला, और खबर अभी अभी है कि 300 ड्रोन अटैक किए गए हैं। जी हाँ, इजराइल के लिए चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। खासतौर से चुनौतियां इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि ईरान ने एक डायरेक्ट हमला इजराइल के ऊपर किया। दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट यह सोच रहे थे कि शायद ईरान इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। अब इजराइल ने भी अपना दावा ठोक दिया है कि वो भी इसके लिए बदले की कार्रवाई करेगा। नेतन्याहू ने ऑलरेडी वॉर कैबिनेट में अनाउंस कर दिया है कि अब इजराइल पीछे नहीं बैठेगा। जो बाइडेन इजराइल के ऊपर और नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो अब फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग ईरान पर हमला ना करें। प्लीज होल्ड यू सर। तनाव के बीच नेटो मेंबर तुर्की ने बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है। तुर्की का स्टैंड क्या है, इस अगली बिग ब्रेकिंग के जरिए आप जान जाएंगे। तुर्की ने कहा, ईरान के खिलाफ एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर दिया है, तनाव खत्म कर शांति से निकालें मसले का हल। दोनों देश कूटनीति से विवाद को सुलझाएं। कर्नल JS सोढ़ी, यहां से आप आगे बढ़ा सकते हैं। भारत का स्टैंड ईरान और इजराइल के तनाव के बीच क्या होना चाहिए? हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? जय हिंद राशिद जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी न्यूज चैनल विख्यात को पैलेस के साथ हूं। भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश है और हमेशा से कहता है कि ये समय जंग का नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि ये समय जंग का है और जंग बढ़ेगी। अमेरिका खुफिया एजेंसी ने जो जो कहा वो सही हुआ, चाहे यूक्रेन युद्ध, चाहे इजराइल के ऊपर हमास का हमला, चाहे ईरान का इजराइल पे हमला। अब अमेरिका कह रहा है कि अगला युद्ध 2027 में होगा जब चाइना ताइवान पे हमला करेगा। अगर अब भी वो देश नहीं समझे जो जो युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन देशों के लिए आने वाले समय में दिक्कत होगी। भारत के लिए एक ही रास्ता है, भारत को अपनी रक्षा बजट में इजाफा करना होगा, चीन के साथ पूरा व्यापार बंद करना होगा, अन्यथा हम 2035 में दिक्कत में आ सकते हैं। कर्नल JS सोढ़ी, होल्ड। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि ईरान की ताकत क्या है और इजराइल की सैन्य शक्ति क्या है। आपको हम वॉरजोन स्टूडियो में लेकर के चलते हैं। दोनों के मिलिट्री पावर का हमने एक कंपैरेटिव स्टडी हमने की है। मेरी रिसर्च टीम, ITV रिसर्च टीम आपके लिए कुछ लेकर के आ रही है। इजराइल और ईरान के बीच सैनिक कितने हैं आप जानना चाहेंगे ना? डिफेंस बजट में कौन कितना खर्च करता है? इसके अलावा नेवल फ्लीट में किसके पास क्या क्या और ताकत है? ये सब कुछ हम आपको आगे बताने वाले हैं। दोनों की ताकत, कंपैरेटिव स्टडी। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के पास एक बढ़िया आर्मी है, बढ़िया नेवी है और बढ़िया एयरफोर्स है, लेकिन इजराइल की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सामने वो टिकते नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कुछ भी हो जाए, ईरान अपनी आर्मी को तो इजराइल तक भेज नहीं सकता। अगर भेजेगा तो इजराइल की आर्मी को रास्ते में इराक
और सीरिया से होकर गुजरना पड़ेगा। इराक और सीरिया दोनों जगह पर ही अमेरिका का जमीन पर हवा में दबदबा है, वहीं पे उनको मार डालेंगे। इस तरह से ईरान के पास एक ठीक ठाक नेवी है, लेकिन अगर उनको इजराइल के ऊपर हमला करना है तो उनको पर्शियन गल्फ से निकलकर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के उत्तरी अरब सागर से अडन गल्फ ऑफ अडन का चक्कर मार के लाल सी से इजराइल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इन सब जगह पे ही अमेरिका ने अपने फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स तैनात किए हुए हैं, वो इनको धर लेंगे रास्ते में। एक और चीज है कि हाँ, ईरान के पास एयरफोर्स है, 600 से ज्यादा हवाई जहाज हैं, जिसमें से कि 300 के आसपास फाइटर कॉम्बैट विमान है। लेकिन ये सब बहुत पुराने हैं, 1970 1980 के विंटेज के हैं, और इनमें वो रेंज और वो सोफिस्टिकेशन नहीं है कि 1700 किलोमीटर इजराइल तक जाएं, बम फेंक कर वापस आएं। तो ईरान ने वही किया जो ये कर सकता था। एक, जो हिजबुल्लाह वगैरह को इस्तेमाल कर लो। दूसरा, अब जैसे उसने रॉकेट मारे हैं, लेकिन ये रॉकेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स का जो हमला आज सुबह हुआ है, ये पूरी तरह से विफल हो गया है। इजराइल ने ऑलरेडी ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर दी है कि इजराइल में इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी की मृत्यु नहीं हुई। सिर्फ एक 10 साल की छोटी बच्ची थी जिसको छोटी सी चोट लगी, उसको भी अब इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर रहे हैं। यानी ईरान का जो मिलिट्री एम था वो शायद सक्सेसफुल नहीं हुआ। जहां तक आयतुल्ला खुमानी की बात है, उनके अंदर, देश के अंदर उनके ऊपर काफी दबाव था कि दमस्कस में 1 अप्रैल को जो उनके ऊपर अटैक हुआ उनके दूतावास पर, उसका बदला लें। तो देश की अपनी जो इंटरनल ऑडियंस है, यानी उनके अपने देश की जो जनता थी, खासतौर से जो एक्सट्रीम विंगर मुस्लिम ग्रुप्स थे, उनको उन्होंने थोड़ा सेटिस्फाई करने की कोशिश की है। ये भूलना नहीं चाहिए कि आयतुल्ला खुमानी ने एक मजबूत पकड़ ईरान पर रखी है, लेकिन उनकी पकड़ ढीली हो रही है। ईरान में एक लोग हैं जो अब यकीन करते हैं कि आयतुल्ला खुमानी जो आप भी मानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर की पकड़ ढीली हो रही है? कर्नल जय सोढ़ी। राशिद जी, ईरान के सुप्रीम लीडर की पकड़ ढीली नहीं हो रही है, बल्कि मजबूत हो रही है। और जो उसने इजराइल पे हमला किया वो उसका एक बहुत बड़ा सबूत है। बेशक उनको कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया जो कि पूरी दुनिया सोच रही थी कि ईरान कभी नहीं करेगा। ईरान ने सारे अरब देशों को इकट्ठा कर लिया है और ये अटैक करके इजराइल को साबित कर दिया कि वो और भी अटैक कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कह दिया कि वो इजराइल की मदद के लिए एक सैनिक नहीं भेजेंगे। और जो बाइडेन 7 अक्टूबर से बोलते आए थे पिछले साल कि अगर ये युद्ध इजराइल ने लंबा खींचा, इजराइल के लिए दिक्कत होगी, वही हो रहा है। ये इजराइल की वॉरजोन ग्राफिकल इनपुट हम टीम प्रोडक्शन कंट्रोल रूम एक बार दिखा सकते हैं। चलिए, वॉरजोन ग्राफिक के जरिए आपको अब हम दिखाते हैं कि ये दोस्ती और दुश्मनी का इतिहास क्या है। ये आप जानना चाहेंगे ना? ईरान और इजराइल के बीच कैसे कैसे रिश्ते आगे बढ़ते रहे हैं। पहले क्यों ये कहा जाता है कि दोनों के बीच दोस्ती रही है? 1978 में क्या हुआ, 1979 में क्या हुआ, इतिहास किस तरीके से बदला, ये सब कुछ अब 3D ग्राफिक के जरिए आप देख सकते हैं। दोस्ती और दुश्मनी की ये कहानी शुरू होती है सन 1948 में। ईरान ने 1948 में ही इजराइल को मान्यता दी। इजराइल को सिर्फ तुर्की और ईरान ने उस जमाने में स्वीकार किया था और किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। फिर आया साल 1979, ईरान और इजराइल की दुश्मनी शुरू हुई। हालांकि 1978 में ईरान के राजा शाह रजा पहलवी ने एक बड़ी ग्रैंड पार्टी दी। पार्टी में यूएस के उपराष्ट्रपति आए, सोवियत संघ के कई नेता आए। ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्ला खुमैनी गुस्सा हो गए। उन्होंने इस पार्टी को कह दिया ये शैतानों की पार्टी है, ये ईरान के खिलाफ पार्टी है। पार्टी के खिलाफ खुमैनी ने लोगों को एकजुट कर दिया। खुमैनी के इशारे पर ईरान में शाह के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। जल्द ही ईरान के आम लोग भी कूद पड़े इसी आंदोलन में, मुखालफत करने लगे शाह के खिलाफ। आंदोलन ने बाद में बहुत बड़ी इस्लामिक क्रांति का रूप ले लिया और यहीं पर दोनों की दुश्मनी की जड़ है। इस्लामिक क्रांति की शुरुआत खुमैनी ने इराक में रह करके की। 1978 में 20 लाख लोगों ने शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह वही साल था जब तेहरान के शाहयाद चौक पर लाखों की तादाद में लोग जमा हुए। शाह रजा पहलवी देश छोड़ करके भागने के लिए मजबूर हो गए, ईरान छोड़ करके चले गए। कहां गए नहीं पता चला। 1979 में खुमैनी लौटे, देश आए, ईरान को इस्लामिक देश घोषित किया। आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी ने विदेश नीति का ऐलान किया और इजराइल को लगभग अपना दुश्मन कहते हुए जितने भी संबंध हैं सब कुछ तोड़ करके रख दिया।
यह था साल 1979। अब जैसा मैंने कहा था कि दोनों की मिलिट्री ताकत क्या है, ईरान बनाम इजराइल के पास में कितने सैनिक हैं, ये एक और इनपुट स्पेशली हम आपके लिए लेकर के आए हैं। एक एक करके आप देखें। जब सैनिक की बात की जाती है, इजराइल के पास में है 6,70,000 और ईरान के पास ज्यादा है 11,80,000 सैनिक। चेंज ओवर करते रहे। इजराइल का जो डिफेंस बजट है ये 2 लाख करोड़ का है, जबकि ईरान का डिफेंस बजट 88,000 करोड़ का है। यानी डिफेंस पर अच्छा खासा ये दोनों ही देश खर्च करते हैं। सैनिकों की ताकत क्या है यहां पर आप देख पा रहे हैं। मेरे साथ में ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ और कर्नल जे एस सोढ़ी थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।